हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद चमन सिंह में। एक अगला टॉपिक स्टार्ट है आज आपका महाजनपद तथा मगध का उत्थान। दोस्तों, बौद्ध धर्म के बाद और उसके पतन के बाद जो महाजनपद थे, पहले जनपद थे और बाद में वो विकसित होते हुए जनपद थे और वो महाजनपद बन गए थे। तो यहाँ पे महाजनपद तथा मगध का उत्थान उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे का व्यापक प्रयोग होने लगा था। व्यापक का मतलब बहुत ज्यादा लोहे का प्रयोग होने लगा था। होने से बड़े बड़े प्रदेश जनपद के निर्माण के लिए उपयुक्त परिस्थितियां बन गई थी। खेती होने लगी थी। ज्यादातर किसान लोहे के नए नए हथियारों से कृषि करने लगे थे और वहां पर अधिशेष की मात्रा होने लगी थी अनाज की। लोहे के हथियारों के कारण योद्धा वर्ग अर्थात क्षत्रिय वर्ग की भूमिका जो थी महत्वपूर्ण हो गई थी। खेती के लिए लोहे के नए औजारों से किसान आवश्यकता से अधिक अनाज पैदा करने लगे। जैसे ही लोहे का ज्यादा प्रयोग होने लगा तो किसान भी ज्यादा लोहे के बने औजारों से कृषि करने लगे। छठी शताब्दी तक आते आते जनपद थे महाजनपदों में विकसित हो गए। कौन कौन से दोस्तों? बौद्ध ग्रंथ अंगुतुर, बौद्ध धर्म में जो अंगुतुर एक निकाय था उसमें 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है। कौन कौन से हैं? पहला है काशी, जिसको आप अच्छी तरह से जानते होंगे, वाराणसी के नाम से जाना जाता है। कुरु, इंद्रप्रस्थ मेरठ तथा दक्षिणी पूर्वी हरियाणा में के नाम से जाना जाता था। कुरुक्षेत्र जो कि हरियाणा में स्थित है। एकता अंग, चंपा, भागपुर, मुंगेर आपका बिहार में ये आता है। बिहार राज्य में आपका आता है। कौशल, श्रावस्ती मंडल, फैजाबाद जो कि वर्तमान में अयोध्या के नाम से जाना जाता है, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। मगध, राजगिरा, गिरिब्रज जो दक्षिण बिहार में स्थित है, मगध के नाम से जाना जाता था। वज्जी भी वैशाली उत्तरी बिहार में स्थित है। और इससे अगला है आपका मल्ल, कुशीनारा, देवरिया, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में आपका स्थित है। चेती नाम का आपका सुक्तिमती, आधुनिक बुंदेलखंड, ये भी भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित है। वत्स, कौशाम्बी इलाहाबाद में स्थित है एवं बांदा उत्तर प्रदेश। पांचाल एवं उत्तरी पांचाल, दक्षिणी पांचाल, अहिचित्र के नाम से बरेली और रामपुर जो वर्तमान में जाने जाते हैं, पहले अहिचित्र के नाम से जाना जाता था। कंपिल्य वर्तमान में फरुखाबाद के नाम से जाना जाता है उत्तर प्रदेश में। और आपका नेक्स्ट है 11, अगला है इसमें 11 मत्स्य, जो विराटनगर, अलवर, भरतपुर वर्तमान में राजस्थान में स्थित है। और इससे अगला है दोस्तों सूरसेन, जो मथुरा में था, जो इसकी राजधानी थी मथुरा थी। इस महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। अशमक की राजधानी पोतन वर्तमान में जो है आंध्र प्रदेश। अवंती, उज्जैनी, दक्षिण माहिष्मती, इसकी अवंती की राजधानी थी। गांधार की राजधानी दोस्तों तक्षशिला, पेशावर जो आपके वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। रावलपिंडी, कमेंट करके बताइएगा रावलपिंडी के नाम से क्या कौन प्रसिद्ध है। अगला है दोस्तों कंबोज, राजपुर हाटक जो वर्तमान कश्मीर, इसकी राजधानी थी कंबोज की। दोस्तों इसके बाद मगध राज्य की स्थापना, इसके बारे में पढ़ते हैं।
ईसा पूर्व 6ठी सदी के भारत का इतिहास इन राज्यों के अर्थात जो 16 जनपद थे, महाजनपदों में विकसित हो गए थे, बदल गए थे। 16 महाजनपदों के बीच प्रभुत्व के लिए संघर्षों का इतिहास है। 16 जो महाजनपद थे उनके राजा जो थे, शासक थे, उनके बीच प्रभुत्व को लेकर या अपने शासन को लेकर इसके संघर्षों का इतिहास है। अंततः मगध राज्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया था। हर्यक वंश 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक था। बिंबिसार मगध राज्य का वास्तविक संस्थापक था, जिसका टाइम है 544 से 400 इसका 412 है, 412 ईसा पूर्व। तथागत गौतम बुद्ध के समकालीन था। इसकी विजय और विस्तार की नीति, इसकी जो किसी जनपद को जीतने की थी या किसी राज्य को जीतने की नीति थी, और उसे विस्तार करने की, विस्तार का मतलब है उसको अपने आगे अपना राज्य बढ़ाते चले जाना जीतते हुए, अशोक के कलिंग के विजय के साथ समाप्त हुई। अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था। अशोक ने जब कलिंग का युद्ध लड़ा था उसके बाद उसे बहुत पश्चाताप हुआ था। उसके बाद उसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, बौद्ध धर्म अपना लिया था। उसने युद्ध की जो नीति थी उसने भी छोड़ दी थी। इसकी भी अशोक के कलिंग विजय के साथ समाप्त हो गई थी। बिंबिसार ने अंग देश को जीतकर अपने पुत्र अजातशत्रु को सौंप दिया। बिंबिसार ने दोस्तों तीन विवाह किए थे, जिससे उनकी पत्नी थी पहली जो थी महाकोशला देवी, कौशल राज की जो पुत्री थी, और दूसरी पत्नी वैशाली के लिच्छवी चेलड़ा थी, जिसने अजातशत्रु को जन्मा था। और तीसरी पत्नी इसकी क्षेमा पंजाब के भद्र कुल के जो प्रधान थे उनकी पुत्री थी। दोस्तों मगध की वास्तविक शत्रुता, मगध की जो वास्तविक दुश्मनी थी वो महाजनपद अवंती से थी, जिसकी राजधानी उज्जैन थी, और इसके राजा चंद्र प्रद्योत महासेन का बिंबिसार से युद्ध हुआ था, और युद्ध के पश्चात ही दोनों में मित्रता भी हो गई थी, दोस्ती भी हो गई थी। दोस्तों जब अवंती का राजा शासक बीमार हुआ, अवंती राज के अनुरोध पर बिंबिसार ने अपने चिकित्सक जीवक को इलाज के लिए भेजा था उज्जैन। पीलिया हो गया। अवंती के जो शासक थे चंड प्रद्योत, उनको पीलिया हुआ था, और अवंती राज के ही अनुरोध पर बिंबिसार ने अपने चिकित्सक जीवक को उनका इलाज करने के लिए उज्जैन भेजा था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार ने लगभग 52 वर्षों तक शासन किया था। अजातशत्रु के बाद उदयन मगध की गद्दी पर बैठा। उसने गंगा व सोन के संगम पर एक पाटलिपुत्र नामक नगर बसाया था, और मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को ही मगध की राजधानी बनाया। उदयन के उत्तराधिकारियों ने लगभग 412 ईस्वी पूर्व तक शासन किया था, और इसके बाद शिशुनाग वंश की स्थापना हुई थी। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। शिशुनाग वंश की स्थापना 412-344 ईसा पूर्व के बीच का इसका शासन था। शिशुनाग ने अवंती महाजनपद और वत्स को जीतकर मगध साम्राज्य का अपने साम्राज्य का अंग बनाया और इसकी राजधानी वैशाली में स्थापित की। इसकी मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र काल अशोक राजा बना, और इसी के काल में बौद्ध धर्म की जो द्वितीय संगति हुई थी इसी के टाइम में हुई थी। काल अशोक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया।
और इससे अगला है आपका नंद वंश की स्थापना 344 से 324 23 ईसा पूर्व के बीच। ये मगध के शक्तिशाली शासक सिद्ध हुए थे। कैसे? इनका शासन बहुत शक्तिशाली था। सिकंदर जो महान शासकों में था, उसने भी इनके जनपद पर, इनके राज्य पर हमला करने की भी नहीं सोची थी। आप सोच सकते हैं कितना शक्तिशाली इनका शासन रहा था। सिकंदर ने पूरब की ओर बढ़ने की हिम्मत नहीं की थी। अगला है दोस्तों सिकंदर का अभियान, जो सिकंदर ने अपने युद्ध लड़े थे। चौथी सदी ईसा पूर्व में विश्व पर राज करने के लिए यूनानियों और ईरानियों के बीच संघर्ष हुआ था। अंततः सिकंदर के नेतृत्व में यूनानियों ने ईरानियों के साम्राज्य को तहस नहस कर डाला, और सिकंदर ने न सिर्फ एशिया, तुर्की और इराक बल्कि ईरान को भी जीत लिया था। तो सिकंदर भारत की अपार संपत्ति, भौगोलिक अन्वेषण और प्राकृतिक इतिहास के प्रति उसका लालच तथा विगत विजेताओं, पहले के जो विजेता थे राजा, उनकी शानदार उपलब्धि से प्रभावित होकर सिकंदर की जो इच्छा थी उनसे आगे निकलने की थी। उसकी आगे निकलने की प्रबल इच्छा ने उसे भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। वह 326 ईसा पूर्व में खैबर दर्रे से भारत आया था। खैबर दर्रे को पार करके भारत आया था। झेलम नदी के किनारे सबसे शक्तिशाली प्रतिरोध जो किया था उसके साथ पोरस ने किया था, एक शासक था। पोरस के प्रतिरोध करने से सिकंदर फिर भी नहीं माना था। अंततः पोरस को सिकंदर ने हरा दिया था, और सिकंदर ने उसकी बहादुरी से प्रभावित होकर उसका राज्य वापस कर दिया और उसको अपना सहयोगी बना लिया था। इसके बाद सिकंदर पूरब की ओर बढ़ा, लेकिन उसकी जो सेना थी, फौज थी, उसने आगे बढ़ने से मना कर दिया। बिकॉज वहां पर नंद वंश का शासन था और बहुत शक्तिशाली शासन था वहां पर। उसकी विशाल सेना को देखकर उसकी यूनानी फौज थी, सेना थी, वो घबरा गई थी। इस तरह सिकंदर कभी न हारने वाला विपक्षी से न हारकर अपनी सेना से ही हार गया था। अंततः उसको मजबूरन सैनिकों के मना करने पर और आगे ना जाने पर उसको अपनी सेना से हार गया था। अंततः उसे अपने सैनिकों की वजह से वापस जाना पड़ा। तो दोस्तों आगे इसके देखेंगे सिकंदर के जो अभियान हुए थे, इसके क्या प्रभाव थे। तो सिकंदर के आक्रमण के प्रभाव के बारे में जानते हैं। सिकंदर के आक्रमण ने प्राचीन भारत के संपर्क में आने का अवसर दिया था। अपने साम्राज्य में एक नया भारतीय प्रांत जोड़ा था, जो ईरान द्वारा जीते गए भूभाग से भी बड़ा भाग था। सिकंदर के इतिहासकार हमें सामाजिक और आर्थिक हालात के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं, जैसे गरीब माँ बाप दोबारा अपनी लड़कियों को बेच देना। जो ज्यादातर गरीब होते थे वो अपनी बेटी को बेच देते थे, जिससे उनके शादी करने में दिक्कत आती थी। और आर्थिकी में पश्चिमोत्तर भारत के उत्तम नस्ल के गाय, बैल इत्यादि। और उनके अनुसार लकड़ी का काम भारत की सबसे उन्नत दस्तकारी था तथा बढ़ई नाव और जहाज बनाते थे। सिकंदर के अभियान से स्थल और जलमार्ग खुले। सिकंदर ने जो अभियान चलाए थे उससे स्थल मार्ग, जैसे पहले बताया था मैंने, खैबर का दर्रा,
और स्थल और जलमार्ग खुले, जो आज भी भारतीय व्यापार में अहम योगदान दे रहे हैं। तो दोस्तों पढ़ा जैसे हमने आज जनपद कैसे महाजनपद बन गए थे, विकसित हो गए थे, और उसके बाद शिशुनाग वंश की स्थापना, नंद वंश की स्थापना और सिकंदर का आक्रमण और उसका जो अभियान थे उसके बारे में पढ़ा। तो ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है और नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा आपसे। मौर्य काल के बारे में पढ़ाऊंगा। तो तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।